शर्मा, स्वागत है आपका सद्भावना पार्टी न्यूज में। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी सुनील चतुर्वेदी। आप वैसे तो पेशे से हाइड्रोजियोलॉजिस्ट रहे हैं, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में एनजीओ सेक्टर में आपका जुड़ाव पिछले लगभग 30 सालों से रहा है और आप कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर यूनिसेफ जैसी संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं। सैनिटेशन, जल संवर्धन और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का लंबा अनुभव है। जब से कोविड की संक्रमण की शुरुआत हुई तो आपका शुरू से मानना रहा है कि सरकार के तौर पर जो भी संक्रमण को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोविड का जो सामाजिक रूप जिस दिशा में जा रहा है उसको देखते हुए एक सोशल इंजीनियरिंग की भी जरूरत है और आप लगातार सोशल इंजीनियरिंग की वकालत करते रहे हैं। राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने मार्च के महीने में ऐसी संस्थाओं को रजिस्टर्ड करना भी शुरू किया था, लेकिन चतुर्वेदी जी का आरोप है कि पिछले करीब 2 महीने होने जा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े संसाधन का उपयोग करने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। इसी को लेकर के हम सुनील चतुर्वेदी जी से इस सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत और उसके तरीके, उसमें क्या किया जाना चाहिए, इन सब को लेकर के हम सुनील जी से बात करेंगे। सुनील जी नमस्कार। आप अक्सर सोशल इंजीनियरिंग की वकालत करते रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत, उसके तरीके और सरकार के प्रयासों को लेकर के आपके क्या विचार हैं? इस कोरोना संक्रमण में सोशल इंजीनियरिंग की कितनी जरूरत आप समझते हैं कि सिर्फ इलाज से ही नहीं बल्कि समाज के इलाज से भी इससे निपटना हो करके ही इससे निपटा जा सकता है, तो सोशल इंजीनियरिंग की कितनी जरूरत समझते हैं? देखिए, इसमें अगर हम पूरे कोरोना काल को एनालिसिस करें कि अब तो तकरीबन हमारे पास 2 महीने होने जा रहे हैं इस आपदा से निपट रहे हैं, तो अगर आप ये देखेंगे तो क्या चैलेंजेस हमारे फ्रंट पे। पहला चैलेंज है कि कोरोना के मरीज को हम आइडेंटिफाई करना है। सेकंड है कि उसको हमें इलाज प्रोवाइड कराना है। थर्ड ये है कि साथ के साथ कि उससे और लोगों को संक्रमण न फैले। उसके चौथा मुद्दा ये है कि जो उसके प्रति कोरोना को लेकर भय, क्यों आदमी छुप रहा है, क्यों आदमी अपने आप को सामने नहीं ला रहा है कि मुझे कोरोना है, उसका कोई भय है, कोई भ्रांतियां हैं और कोई पूर्वाग्रह है उसके अंदर, तो उन सारी चीजों के कारण वो भाग रहा है। तो अलग अलग फ्रंट पर काम करने के लिए अलग अलग मोर्चों की जरूरत होती है और अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत होती है कि जो काम डॉक्टर्स कर रहे हैं वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकते, जो प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं वो डॉक्टर्स नहीं करते। उसी तरीके से एक और पिलर है, वो पिलर है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का, कि ऐसे जब भी एक्चुअली अगर हम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वो एक सिनोनियम है समाज का, कि समाज और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ये गडमट हैं, क्योंकि इसी में से निकल के ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हुए हैं, कुछ लीडर्स। तो हम इसको पूरा समाज का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। तो जब भी कोई महामारी या आपदा या कोई संकट में देश गया है, हिस्ट्री में भी चले जाएं, तो समाज ने आगे बढ़कर लीड ली है और समाज ने उसको कंट्रोल किया। जहां तक मुझे याद आता है कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने मार्च के महीने में ही इसके प्रयास शुरू किए थे और स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित किया था, तो एक बड़ी संख्या है पूरे देश भर में ऐसे वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसे लोगों की जो सोसाइटी में आकर के काम करना चाहते हैं। सरकार ने अभी इनके उपयोग में या इनका सहयोग लेने के मुद्दे पर कहां तक आगे बढ़ी है? अभी देखिए, मुद्दा ये है कि सरकार भी मानती है। मतलब 26 मार्च को केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट के एक लिंक जारी करके कहा कि जो भी लोग जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, जो डोनेशन देने वाले लोग, जो डोनर हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कराएं, ताकि सरकार के पास एक डाटा बैंक तैयार हो सके किस स्टेट से कितने लोग हैं। बघेल साहब, फॉर्चुनेटली यहाँ पर यह है कि 2 लाख करीबन वॉलंटियर्स ने, इंडिविजुअल लोगों ने अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर्ड किया कि हम अपनी वॉलंटरी सर्विसेज, कोरोना के लिए हर तरह की सर्विसेज देने को तैयार हैं। और तकरीबन 6,500 से ज्यादा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। ये हालात तब है जब आम आदमी को इस साइट के बारे में पता नहीं है, आम आदमी इसके प्रति अवेयर नहीं है, तब भी 2 लाख लोग उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो अगर इसको बहुत इसकी पब्लिसिटी की जाए तो मुझे लगता है कि इस देश में हम इस चुनौती से निपट सकते हैं। जरूरत कहाँ थी? अनफॉर्चुनेट में क्यों कह रहा हूँ, वो ये है कि 2 महीने होने आ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस मैन पावर को कैसे प्रयोग करें इसकी कोई योजना नहीं बना सकी।
और मैं ये चाहता हूँ कि अब भी सरकार को क्या करना चाहिए कि जो आपका एग्जिट प्लान है लॉकडाउन से, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा भीड़ बढ़ेगी, तो आपको समाज में ही लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। सारे काम प्रशासन नहीं कर सकता, उसकी भी अपनी एक सीमा है। जो प्रशासन ने अभी तक काम किया है वो बहुत ही सराहनीय काम है उनका, और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक जो काम किए हैं वो केवल राशन पहुंचाने और रोटी उपलब्ध कराने तक है। हमें राशन और रोटी से ऊपर उठना पड़ेगा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को। अब जरूरत है समाज में एक किस्म की जागरूकता पैदा करना, कोरोना को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करना, क्योंकि WHO भी कह चुका है कि अब हमको भी 1-2 साल कोरोना के साथ जीने की आदत डालना पड़ेगी। तो ये कम्युनिकेट हो सोसाइटी तक, कोई भ्रांति ना रहे किसी तरह का। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जिस समय हमने मरकज के ऊपर तोहमत लगाना शुरू की और जो रिफ्लेक्शन हुआ पूरे कई शहरों में नजर आया कि मुस्लिम बस्तियां चिन्हित कर ली गई, उस वर्ग विशेष के प्रति लोगों की धारणाएं उस तरह की बनी। उसी समय यदि शासन प्रशासन एक सोशल इंजीनियरिंग को प्लान करता, उसी समुदाय के लीडर्स को आगे लाता, उनके साथ तैयारी करता और उसी समुदाय के लोगों को उन लोगों के बीच में भेजता, जो बाद में किया भी गया कि उसी समुदाय के डॉक्टर्स को भेजा गया, वो बाद में किया गया। लेकिन तब तक बहुत सारा काम खराब हो चुका था, मानसिक रूप से एक स्टिग्मा, एक कलंक की तरह कोरोना एक वर्ग विशेष के ऊपर रोपित हो चुका था। तो उससे बचने की बजाय अगर सोशल इंजीनियरिंग करते, लर्निंग हमको लेनी है पिछला जो गया उससे भी, तो हम अब ये लर्निंग ले सकते हैं कि हम उस समय जो नहीं कर सके, यदि अब हम करते हैं, उन समाज सेवी संस्थाओं के साथ संवाद स्थापित करते हैं, उन्हें भी आपको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा कि क्या मैसेज देना है और क्या नहीं देना है। नहीं तो जिस तरह से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जितने भ्रांतिपूर्ण मैसेज चल रहे हैं वही ये लोग बांटेंगे तो भी समस्या खड़ी होगी। तो आपको एक योजना बनाना पड़ेगी, कुछ लीड ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लेना पड़ेगा, उनके साथ बैठकर एक कैरिकुलम जैसा डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना है और कैसे करना है, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करके हमें सोसाइटी में भेजना होगा। तो हम एग्जिट प्रोटोकॉल में इसको 3rd स्टेज में जाने से कोरोना से आराम से बच सकते हैं और समाज ही इसको बचा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग के मुद्दे पर मतलब क्या रोड मैप है? आप भी एक यूनिसेफ से जुड़े रहे हैं और भी बड़ी बड़ी समाज सेवी संस्थाओं से, आप खुद भी एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था विभावरी को संचालित कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। तो आपका मतलब किस तरह की भूमिका देखते हैं या किस तरह के सहयोग, अपने अनुभव का लाभ ये स्वयंसेवी संगठन दे सकते हैं? देखिए, इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि 2-3 लेवल पर काम होंगे और हमारे पास नीति आयोग है। नीति आयोग में एक पूरा के पूरा सेक्शन हमारे इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहा है, तो उनको कुछ संस्थानों को साथ बैठकर एक कार्य योजना तैयार करना चाहिए, ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए कि हमारा आने वाले 2 साल में रोड मैप क्या होगा। और उसमें अलग अलग लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे बहुत सारे पॉलिसी लेवल पर काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी तरह का मटेरियल डेवलपमेंट में या कैपेसिटी बिल्डिंग में काम कर सकते हैं, और बहुत सारे हमारे ग्रास रूट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं। 3-4 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल है। तो जो ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं मेनली, और उनका कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है। तो ऊपर से नीचे तक एक ऐसा रोड मैप बने कि कैसे इन संस्थाओं, अलग अलग विशेषज्ञताओं वाली इन संस्थाओं को हम कैसे उपयोग में लाएं, और उनकी जो क्षमता है, उनकी जो विशेषज्ञता है, वो कैसे हम इस कोविड के 19 के लिए हम उनको संदर्भ में कैसे जोड़ा जा सके, कैसे एक्सप्लोर कर सके। तो वो सरकार और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच अगर एक संवाद, अभी तो दुर्भाग्य ये है कि अभी तो कोई संवाद ही नहीं बना है। मतलब जो लोग अपने से चले गए हैं बाईपास रोड पर लोगों को खाना बांटने, वो अपने से चले गए। कोई शासन प्रशासन की उसमें बहुत महती भूमिका नहीं है कि उन्होंने बुला के वेल प्लान काम किया हो। कोई किसी को लगा कि मुझे गमछे बांटना चाहिए, चप्पल बांटना चाहिए, तो वो अपने से चला गया। तो ये जो इस तरह से जो काम हो रहा है, ये अपनी जगह बहुत सराहनीय काम है, अच्छा काम है। लेकिन अब मैं बार बार कहता हूँ कि ये बांटने से ऊपर हमको उठना पड़ेगा इस ऑर्गेनाइजेशंस का उपयोग करने के लिए, और उसका सही जगह पर उपयोग करना पड़ेगा ताकि लोग अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें। उसकी महती आवश्यक है। हाँ, आप भी एक राष्ट्रीय स्तर पे सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय करते रहे हैं, मिलते रहे हैं देश भर में घूम करके, पर क्या आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों में
स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रति जो मौजूदा सरकार है उसका नजरिया कुछ नकारात्मक रहा है, या विदेशों से फंडिंग को लेकर के उसका रवैया नकारात्मक रहा है, या उन्हें एक तरह से हतोत्साहित करती रही है? क्या ये एनजीओ के लिए फिर से एक मौका नहीं है कि जो समाज में उनकी महती भूमिका को अपनी अदा कर सकें? देखिए, ये बात को अगर हम महसूस करेंगे तो जब भी सरकारें बदलती हैं तो एक सरकार का अप्रोच जो होता है और उसकी अपनी जो फिलॉसफी होती है, उसकी अपनी जो विचारधारा होती है, वो उसके कार्यकाल में रिफ्लेक्ट होती है। इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है कि अगर ये सरकार ऐसा कर रही है, इसके पहले की सरकार कैसा करती थी, तो ये मुद्दा बहस का नहीं हो सकता। लेकिन ये बात सही है कि पिछले 7-8 सालों में, मध्य प्रदेश में तो मैं कहूँगा कि लगभग 10 सालों से ज़्यादा समय हो गया है जब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उसको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह शासन प्रशासन दोनों ही ट्रीट नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें मैं ये नहीं कहता कि पूरी की पूरी गलती सरकार की है या शासन की है। वॉलंटरी सेक्टर की भी अपनी गलती है कि वॉलंटरी सेक्टर में कुछ लोग उस तरीके के हैं जो उनको यही सूट करता है कि कोई उन पर बॉसिज्म करे और वो एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करें और वो जो समाज की धारा है और जो समय है उसके साथ चले। लेकिन एक समानांतर व्यवस्था भी तो बनाने की कई बार वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करते हैं। कोशिशें चल रही है, कई जगह पर इस तरह की नेटवर्किंग के प्रयास हो रहे हैं और अभी भी ऐसा नहीं है कि सरकार जब कोई अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाती है किसी भी सेक्टर को बढ़ाने के लिए या किसी भी सेक्टर को खत्म करने के लिए, तो वो सेक्टर भी खामोश नहीं होता, वो अपनी बात दर्ज कराता है। जैसे सरकार ने अभी ये कोशिश कर रही है कि सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड जो कंपनियां हों वो CSR को लेकर काम कर सकें, या उन्होंने कहा कि 12A और 18G को आपका रिन्यूअल कराना है जून के पहले। तो ये सब होता है तो एक अंदर से माहौल भी चलता है और ये उसका रिट पिटिशन भी दायर होती है कि ये क्यों आप फर्म्स एंड सोसाइटी का क्या रह जाएगा। दूसरा ये कि आप देखेंगे फर्म्स एंड सोसाइटी में रजिस्टर्ड संस्थाएं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बदनाम हुए, क्योंकि आपने फर्म्स एंड सोसाइटी में सभी को रजिस्टर्ड कर दिया, चाहे वो नर्सिंग होम हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो। वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होने का लाभ लेने के लिए फर्म्स एंड सोसाइटी है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रियल टर्म में नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जो अगर आप 2 लाख कहेंगे कि 5 लाख संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, तो आप ये देखिए उसमें वॉलंटरी सेक्टर कितना है, वो बहुत छोटा सा सेक्टर है। और बड़ा सेक्टर तो ये नर्सिंग होम, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, बेसिकली उनको एक बिजनेसमैन कहा जा सकता है। तो वो बिजनेस ही है, ये सब जानते हैं। दबे छुपे में आप देखिए आज कौन सा नर्सिंग होम नॉन प्रॉफिटेबल है, चाहे वो अपने डायरेक्टर्स की सैलरी के रूप में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता हो या चैनलाइज करता हो, ये उसका अपना सिस्टम है। और उस सिस्टम गवर्नमेंट भी जानती है, सरकार भी जानती है, क्योंकि सरकार भी उसका कई बार यूज करती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार अनभिज्ञ है और उसकी जानकारी के बिना फर्म्स एंड सोसाइटी एक्ट में 12A का ये दुरुपयोग हो रहा है सरकार के जानते बूझते। और तो वॉलंटरी सेक्टर को आप अलग कर दीजिए, फर्म्स एंड सोसाइटी में रजिस्टर्ड करिए, कोई नया ओपन कर दीजिए। और ये नीति आयोग को अब तक कर देना चाहिए था, तब आपके पास सेग्रीगेट होता कि ये रियल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनीज हैं और ये कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, न कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल संस्थाएं हैं। कोई प्राइवेट स्कूल, क्या आप मानते हैं कि वो नॉन प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल नहीं। तो फिर बात खत्म हो जाती है। उनको फर्म्स एंड सोसाइटी में और उनको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ट्रीट करने का, उनको सस्ती जमीनें देने का, उनको सरकार के और लाभ देने का कोई औचित्य नहीं है। कितने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को सरकार ने लाभ दिया और कितने नर्सिंग होम, कितने स्कूल को लाभ दिया, बात साफ हो जाएगी कि वो किसके लिए है और किसके लिए नहीं। शुक्रिया सुनील चतुर्वेदी जी, धन्यवाद, नमस्कार। अब तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे अन्य खबरों के साथ।